नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल dailylivetest.com पर। तो आशा है आप सभी डेली बेसिस पे टेस्ट दे रहे होंगे और अपना रैंकिंग जान पा रहे होंगे। तो इसी तरह से टेस्ट देते रहिए और हमारा वीडियो सॉल्यूशन भी देखते रहिए अगर कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। यहाँ हम लोग केवल कैलकुलेटिव पार्ट को ही देखेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है, किसी सिस्टम में यदि पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोल रहा है जैसे कि ये है ईस्ट पूरब है, ये है वेस्ट पश्चिम, ये है नॉर्थ यानी उत्तर, ये है साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, तो कह रहा है किसी सिस्टम में यदि पश्चिम पश्चिम कौन सा है, ये है, उत्तर पश्चिम हो जाता है तो उत्तर क्या होगा। तो ये जो उत्तर है इसको क्या कहा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम हो जाता है अगर ये पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी नॉर्थ क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और इसके आधारी भुजाओं का अनुपात 8, 15, 17 है। यदि तीनों पार्श्व पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है कि 840 सेंटीमीटर जो है पार्श्व पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म का ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का परिमाप यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 8 है तो मान लेते हैं 8x 15x और 17x है। ठीक है, तो 8 और 15 23 और 17 40, 40x इंटू 21। ठीक है, यानी कि आधार का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 840 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40x इंटू 21 है ऊंचाई। ठीक है, तो ये 21 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और ये 0 हो गया, बराबर इधर 40x हो गया। ठीक है, तो यानी ये 40 यानी x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भुजा है 8 और 15 और 17 ही है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, देखिए आयतन के लिए फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू प्रिज्म का हाइट। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए ये 15 है, 8 है और आपका 17 है, तो जो सबसे बड़ा है ये तो कर्ण होगा, तो यानी एक इन दोनों में से एक आधार होगा और एक ऊंचाई होगा। ये तो 17 तो कर्ण होगा, तो यानी कि क्या हो गया, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसी में अगर हाफ कर देते हैं तो ये 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 आ गया। इसका क्या आ गया, आधार का क्षेत्रफल इंटू प्रिज्म का ऊंचाई कितना है 21 से, अगर इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1260। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1260 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो उसका पावर क्या होगा। तो देखिए पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम, जितना टाइम वो लेता है और कितना कार्य वो करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, W/T हो जाएगा सही आंसर, सी नंबर होगा W/T, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम टेकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा है 7 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी। ठीक है, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ, नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह का औसत 2 अंक बढ़ गया। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों का औसत अंक की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 7 छात्र थे, पहले मान लेते हैं 7 छात्र का औसत क्या था, x था। ठीक है, 7 छात्र जो थे उनका औसत कितना था, x था। अब क्या होता है, एक नया स्टूडेंट आता है यानी 8वां छात्र आता है, तो औसत क्या हो जाता है, x+2 हो जाता है, x+2 हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये 8 छात्रों का
औसत हो जाता है एक स्टूडेंट के आने के बाद। तो देखिए मान लीजिए 7 स्टूडेंट का औसत x था, अगर 8वां स्टूडेंट भी x ही लेके आता, ना ज़्यादा लाता ना कम लाता, अगर x ही लेके आता तो कुल 8 का भी औसत x ही होता, ठीक है। लेकिन आने से 2 बढ़ जा रहा है, यानी कि ये 2 एक्स्ट्रा लाया है सभी के लिए, अपने लिए भी और इन 7 के लिए भी, यानी कि टोटल 8 लोगों के लिए 2 2 एक्स्ट्रा लाया है, यानी कि 8 × 2 16 ये एक्स्ट्रा लेके आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में इसका गति निकालना है हमको। तो देखिए कह रहा है 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करता है और 195 मीटर को 18 सेकंड में पार करता है। तो देखिए हम यहाँ कितना बढ़ा दे रहे हैं, अगर हम 2 सेकंड बढ़ाते हैं टाइम, 2 सेकंड टाइम बढ़ाते हैं तो कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 40 एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है। 40 मीटर एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड बढ़ाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा चलेगा 20, यानी कि ये हो गया इसका 1 सेकंड में स्पीड, 1 सेकंड में ये 20 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे किलोमीटर में, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड ये होता है 18 किलोमीटर पर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो ये भी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 72, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्या ए और बी का एलसीएम जो है वो क्या होगा, ए बी से बड़ा है, ठीक है। ए बी से बड़ा होगा, ए बी ही होगा। जैसे कि मान लीजिए दो सहअभाज्य संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं 3 और 7 ले लेते हैं, ठीक है। ये कटने वाले नहीं है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 21 होगा, इससे छोटा तो एलसीएम आएगा नहीं, यानी कि ए इंटू बी हो जाएगा, यानी कि ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है क्यू का अर्थ प्लस है, यानी 3 और 7 के बीच में प्लस है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जे का अर्थ गुना है, यानी 7 के बाद जे है, यानी यहाँ गुना है और उसके बाद 2 है। उसके बाद कह रहा है टी का अर्थ माइनस है, यानी माइनस है, उसके बाद 8 है। उसके बाद कह रहा है के का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड कहाँ है 3 से पहले और यहाँ 8 है। इसको डिवाइड 18 है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस ये दोनों गुना हो जाएगा 14 और -8, ठीक है। तो 14 6 20 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर मान लेते हैं ईस्ट है, पूरब है, ठीक है। तो वो क्या करता है पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी इधर मुड़ जाता है उत्तर की ओर और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आपको बस पूछ रहा है, और किस दिशा में, तो दिशा तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना होगा, तो हमको पता है ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 होता है, तो ये 5 हो जाएगा सीधे से। तो यानी 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, सॉरी उत्तर, ये इधर उत्तर होगा, इधर उत्तर होगा, तो ये दिशा क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व होगा, ठीक है। तो उत्तर पूर्व हो जाएगा 5 किलोमीटर पूर्वोत्तर, डी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 4284 और 32 है, ठीक है। एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पे वो क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा 4284 इंटू 32, क्या हो गया एलसीएम और ये एचसीएफ, इन दोनों का गुणनफल जो है बराबर होगा किसका, दोनों संख्याओं का। 672 और दूसरा संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है, x मान लेते हैं।
तो ये देखिए 32 से ये कटेगा कितना, 32 दूना 64 और फिर 32 एकम 32, ठीक है। अब यानी कि इसमें क्या गुना करेंगे, 4 गुना करना होगा हमको, तब जाके 4 यहाँ पे लास्ट में आएगा। तो 4 किस में है, ये तो होगा नहीं आंसर, ये भी होगा नहीं। अब ये इसमें और इसमें दोनों में 4 है, सी और डी में। तो देखिए अगर 21 में हम 64 से गुना करेंगे तो यहाँ 4284 नहीं आने वाला है, बहुत कम हो जाएगा। हम 204 से गुना करेंगे तब होगा, यानी कि 204 सही आंसर हो जाएगा इसका। 204 सही आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 6% वार्षिक मिल रहा है, एक साल में 6% मिल रहा है। अगर 10 साल छोड़ देंगे हम धन को तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। और कह रहा है कि 60% जो है 120 रुपया है, यानी 60% जो है 120 रुपया के बराबर है। तो 1% कितना के बराबर हो जाएगा, 2 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें अलग का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ABC सभी जो है रोमन लेटर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है 6, ये 6 रोमन लेटर नहीं है। तो यानी अलग कौन सा हो जाएगा, 6, यानी कि डी नंबर जो है ये अलग हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ निम्न को सरल कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो इक्वेशन जैसे दे रहा है, एक में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। 0 में फिर किसी से भी भाग जाएगा तो 0 ही 0 होते जाएगा, यानी ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, -0 0, सारा इक्वेशन ही 0 हो गया, तो आंसर भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि मिलेना और मासुका एक साथ काम करते हुए काम को 9 दिनों में पूरा कर लेती है। मासुका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर काम छोड़ लेती है। उसके बाद काम मिलेना अकेले पूरा करती है। इस तरह काम करने में उन्हें कुल 19.5 दिन लग जाते हैं। यदि मासुका मिलेना के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ जो है क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या है कि यहाँ जो मासुका मिलेना के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम करती है, लेकिन यहाँ पे कितना, 1.5 गुना ज़्यादा से, ठीक है, 1.5 गुना ज़्यादा काम करती है, ठीक है। यहाँ 1.5 गुना ज़्यादा छूटा हुआ है, ठीक है। तो मिलेना को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ है मासुका है, ठीक है, और ये क्या है, मिलेना है, ठीक है। 1.5 गुना काम करती है, मान लीजिए एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर मिलेना 2 काम करती है तो मासुका क्या करती है, इसका 1.5 गुना काम करती है, यानी कि 3 यूनिट काम करती है। यानी 2 यूनिट ये काम करती है तो ये 3 यूनिट काम करती है। दोनों मिला के देखते हैं तो 5 यूनिट ये लोग काम करेगा, ठीक है। टोटल कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए दोनों जब मिलकर काम करता है तो काम को कितना दिन में, 9 दिन में पूरा कर लेता है। तो यानी कि इंटू यहाँ पे अगर 9 करेंगे तब टोटल काम कितना हो गया होगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 हो जाएगा जब टोटल काम, तो 3 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या कि मिलेना अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो मिलेना को कितना दिन लग रहा है, 22.5 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही आंसर 22.5, आपका डी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है। यदि उसने 16,858 दान किया तो उसने अपने पिता की संपत्ति से कितना रुपया उसको मिला होगा, ठीक है। तो उसे अपने पिता की संपत्ति से मिले कितने रुपए मिले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पुत्र को जो भी संपत्ति मिल रहा है, ठीक है, उसका वो 1/3 जो है दान कर दे रहा है, ठीक है। और वही राशि 16,558 है, यानी कि उसको जो भी पैसा मिला उसका 1/3 कितना है, 16,858 है।
तो उसको जो मिला वो अमाउंट क्या क्या हो जाएगा, 3 से इसी को इस फिगर को हम 3 से गुना कर देंगे तो 16×3 = 48 यानी 50,774 लगभग ये आ जाएगा आपका। ये सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए हम त्रिभुज बनाते हैं, ये मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक, कह रहा है कि जिसका कोण x 90 है, ये x जो है 90 डिग्री है। उसके बाद कहता है कि एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी एक्स वाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद वाई जेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वाई जेड है 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहता है यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र सी है, यानी यहाँ से यहाँ अगर हम लंब डालेंगे तो यहाँ बीच में यहाँ पे एक वृत्त बनाना है और ये जो केंद्र है इसका वो सी है। ठीक है, तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त को छोड़ करके जो त्रिभुज का बाकी जो क्षेत्रफल है वो बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल को घटाना होगा, तब पता चलेगा। तो ठीक है, यहाँ तो पहले हमको ये पार्ट ये भुजा निकालना होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ देखिए ये जो है 6 जो है, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो 3 5 दिख रहा है और 4 यानी कि यहाँ पे क्या एक ट्रिपलेट बनेगा ज़रूर। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो 4 का हिसाब से यहाँ पे डबल 8 हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो गया, ये 6 हो गया और ये 10 हो गया, तो हमको पता चल गया 8 हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार है कितना 6 और ऊंचाई है 6 8, तो हाफ इंटू 8 इंटू 6 करेंगे तो 1 2 से 8 4 खत्म हो गया, 4 और 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी 24 हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे, तो 24 में से हम वृत्त का क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो अब हमको इसका रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस देखिए निकालने के लिए क्या इसमें फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज में, ये जो लंब है और ये जो आधार है यानी 8 और 6 इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 में से हम क्या करते हैं, कर्ण को घटा देते हैं 10, तो 14 में से 10 जाएगा तो 4, तो यानी ये जो 4 आया इसको हम 2 से डिवाइड जब कर देंगे तो 2 जो आएगा वो क्या होगा, रेडियस होगा, इसका त्रिज्या होगा। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यानी आर 2 निकल गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई, यानी 24 माइनस 4 पाई ये हो जाएगा सी नंबर। 24 में से 4 पाई ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ देते हैं, उसके बाद काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि 48 लोग हैं, 17 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये क्या करते हैं कि सभी लोग काम करना चालू करते हैं, टोटल 48 लोग हैं, ये लोग सभी मिलकर काम करना चालू कर देते हैं, और 6 दिन बाद क्या होता है कि 4 लोग इसमें से छोड़ देते हैं, यानी कि कितने लोग बच जाते हैं, 44 लोग बच गए होंगे काम करने के लिए, 6 लोग छोड़ देते हैं। और कितने दिन बाद, 6 दिन बाद, यानी कि 11 दिन और रह गया है। ठीक है, 11 दिन और रह गया है, यानी 48 लोगों का 11 दिन का काम शेष रह गया है, यही बात है। 48 लोगों का काम, 48 लोगों का काम, 11 दिन का काम जो है वो रह गया है, और इसको करेंगे कितने लोग, 44 लोग करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, ये 4 बार में जाएगा और ये 4 12 बार में जाएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इसको देखिए सॉल्व करना है 1.008, ये क्या होगा। तो यहाँ देखिए सीधा सा है कि यहाँ जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर हम 125 से अगर हम 8 से काटते हैं तो ये 125 में कटेगा, और 8 एक बार में गया, फिर यहाँ बच गया 2 और 0 आया, 8 दूना 16, फिर 8 छक 48, यानी 126/125 आ रहा है, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका, ये ए नंबर सही हो जाएगा, 1.1/125।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे विषम जो भी आकृति है यहाँ, मतलब इसके लिए क्या आकृति बनेगा वो बताना है। तो देखिए एनिमल है, हिप्पोपोटेमस है, रहीनो है, ठीक है। तो हिप्पोपोटेमस और रहीनो दोनों ही क्या होता है, जानवर होता है, लेकिन कोई भी हिप्पोपोटेमस रहीनो नहीं हो सकता है। इसी तरह तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही फिगर बनेगा। जो ए है वही सभी फिगर होगा, दोनों जो है जानवर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ एक कथन दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा अवधारणा उसमें निहित है, यानी जो कथन कहा गया है वो क्या सोचकर कहा गया होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ जो कथन दे रहा है वो बोल रहा है कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं, ठीक है। अवधारणा कह रहा है कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। तो बिल्कुल तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, तभी तो कोई ग्रसित हो रहा है। अगर मधुमेह नहीं होता तो क्यों ग्रसित होते। दूसरा कह रहा है केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। तो केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है ये कोई ज़रूरी नहीं है, तनाव बहुत से कारणों से हो सकता है। तो यहाँ पहला जो है वो निहित होगा, केवल कथन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ कह रहा है किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड लिया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 10 मीटर पर सेकंड है, ये इसका कितना टाइम्स है, ये जो है इसका कितना टाइम्स है, 2.5 टाइम्स है, ठीक है। तो वही सही आंसर हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है निम्न कथन और तर्कों को पढ़कर तय कीजिए कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है। कथन कह रहा है मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब तर्क दे रहा है पहला, हाँ कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। तो ये तो सही है, पहला तर्क सही है, कठिन परिश्रम सफलता का मंत्र है, ये तो बिल्कुल सही है, सभी जानते हैं। अब दूसरा कह रहा है नहीं, यह यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये तो बात जो है बिल्कुल गलत है। हाँ जा सकते हैं, अगर सीट नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन मेहनत तो वहाँ भी करना पड़ेगा ना, वहाँ तो बिना मेहनत का नहीं हो जाएगा। कहीं भी सफलता पाने के लिए तो मेहनत करना ही होगा। तो ये गलत बोल रहा है, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें विषम को बाहर निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए विषम यहाँ पे डी नंबर जो है विषम दिख रहा है, तीनों जो है नीचे की तरफ है और वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और एक जो इस तरह से एक जो सभी में ये जो खींचा हुआ है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ बोल रहा है कि उपरोक्त वेन आरेख एक कक्षा में खेले गए 3 खेल एम, एन और एल को दर्शाता है। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्होंने एम और एल को खेला मगर एन नहीं खेला, ठीक है। तो एन को छोड़कर एम और एल में जो कॉमन है उसे आपको बताना है। तो देखिए एन यहाँ से ये पूरा है, तो इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ के यहाँ कॉमन एम और एल में क्या दिख रहा है, ये जो 7 है वो कॉमन दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ दे रहा है प्राकृतिक संख्या वो कौन सा प्राकृतिक संख्या है जिसको 9, 10, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 दे रहा है, ठीक है, 9 दे रहा है, इससे ही हमको पता चल जाएगा, चेक करके देख लेते हैं। देखिए इस सब का डिजिट सम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। इस सभी का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। इसका भी 9 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि हम सभी को जब डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 6 तो होगा नहीं, 9 तो पूरा कट जाएगा, 9 भी, ये 9 भी पूरा कट जाएगा 9 से। लेकिन जब 12 में हम डिवाइड करेंगे तो 9 के बाद 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 183 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ दिया गया है कुछ कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया है, आपको बताना है कि कौन सा अनुसरण करता है। तो कह रहा है पहला कथन कि सभी नीले रंग हैं, ठीक है। तो ये जो नीले हैं ये सारे के सारे नीले जो हैं वो क्या है, रंग हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी रंग शेड हैं,
यानी कि पूरा का पूरा जो रंग है वो क्या है, शेड है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष दे रहा है कि सभी नीले शेड हैं। देखिए नीले यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये सर्कल, ये सभी नीले को बोल रहा है कि ये बड़ा वाला सर्कल है। तो बिल्कुल ये बड़ा बड़ा सर्कल में पूरा सन्निहित है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि कुछ शेड रंग है। देखिए शेड जो है ये पूरा बड़ा वाला सर्कल है, और इसमें से कुछ जो है रंग है, बिल्कुल सही है, कुछ रंग है। तो यानी दोनों ही कथन निष्कर्ष सही निकल रहा है, तो दोनों ही अनुसरण करता है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। बोल रहा है नीचे एक कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको तर्कों को पढ़ें। कथन दे रहा है कि तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होना चाहिए। तर्क कह रहा है पहला, हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा। यह पक्षियों के प्रवासन को भी प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना चाहिए, और इसके लिए तालाब जो है जल संरक्षण को बनाए रखे, स्तर को बनाए रखेगा, तो ये सही है एक। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह आधुनिक शहरी विकास की वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ दूसरा कथन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो पहला सही होगा, केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ बोल रहा है यदि कुल 120 मिलियन मोबाइलों की बिक्री होती है तो महाराष्ट्र क्षेत्र में कितने मोबाइल बेचे गए। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है महाराष्ट्र में 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। ठीक है, तो 120 का 1/20 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वो सही हो जाएगा 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ दी गई आकृतियों में विषम को बाहर करना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं पहला आकृति जो है, इसमें देखिए जो ये बनाया हुआ है बॉक्स, इसके अंदर 2 हैं और बाहर 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 3 अंदर में है, तो यहाँ भी 3 बाहर में है। यहाँ देखिए 4 अंदर में है, 2 बाहर में है। अभी तक हम देख रहे थे कि जितना अंदर था उतना बाहर था। अब यहाँ भी देखिए लास्ट में एक अंदर में है तो एक बाहर में है, तो ये और ये तो समान है, तो सी नंबर जो है वो विषम है, अलग हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। बोल रहा है 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः ₹7.20 और 4.40 प्रति किलोग्राम है। ठीक है, इनको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 6.3 की दर से बेचने पर 16.2/3% लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो 16.2/3 का मतलब क्या हो गया, 1/6। ठीक है, तो 1/6 यानी कि 6 रुपये में 1 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, 1/6 का मतलब क्या हुआ कि 6 रुपया अगर कॉस्ट है तो उसमें 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो वस्तु को 7 रुपया में बेच रहे हैं। तो यानी कि 7 बराबर 6.3 दिया हुआ है, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0.9। यानी कि 0.9 जो है इसमें लाभ है, तो इस 0.9 को हम घटा देंगे इस 6.3 में से, तो कितना बचेगा, 5.4, जो कि कॉस्ट हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गया, 5.4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, 7.2 है, 4.40 है, और हमको अभी कॉस्ट क्या निकला, 5.4 निकला। ठीक है, 5.4 निकला। अब इसमें से यहाँ घटाएंगे तो यह 1 हो जाएगा, और 7.2 में से 5.4 घटाएंगे तो 1.8 हो जाएगा, यानी कि 10:18, यानी कि 5:9। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ बोल रहा है दी गई श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। देखिए 4 से 17 हो जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 13 बढ़ गया। फिर 17 से 43 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 26 बढ़ रहा है। फिर 43 से 82 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 39 बढ़ गया। तो देखिए 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 बढ़ जाएगा अभी। ठीक है, 52 अब जब बढ़ेगा 82 में तो कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। ठीक है, 134 सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ बोल रहा है एक संख्या का 32% 56 है, तो वह संख्या कितना है। तो देखिए 32% बोल रहा है 56 है, तो इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 4% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए अगर हम 4% में 25 से गुना कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, तो इसी तरह 7 में हम 25 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
175 हो जाएगा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे हमको इक्वेशन जो दिया है इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस ब्रैकेट वाला पार्ट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसमें भी पहले ये पार्ट को सॉल्व करना होगा। तो ये देखिए -4 और -7, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा बीच में। तो 7 4 11 हो गया। अब 11 में इस 44 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 को हम गुना करेंगे -7 से तो कितना हो जाएगा, -28। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ देखिए चिन्हों को बदल कर सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो अगर हम यहाँ साइन को चेंज करते हैं, देखिए प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहाँ है, यहाँ है, इस यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है गुना का अर्थ डिवाइड है, तो गुना कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है डिवाइड का अर्थ प्लस है, यानी कि यहाँ लास्ट में क्या है, प्लस है। उसके बाद कहता है कि माइनस का अर्थ गुना है, यानी कि यहाँ पे गुना है। तो देखिए 400 और 5 ये इन दोनों के बीच में कितना है, डिवाइड है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 को हम इस 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 480 हो गया, ठीक है। 480 में हम क्या करेंगे, 75 प्लस करना है हमको, और उसके बाद उसमें 22 को माइनस कर देना है। तो 75 को हम ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 555 हो जाएगा, ठीक है। 555 हो जाएगा 75, और इसमें से 22 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 533, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ बोल रहा है कि एक वस्तु 4 सेंटीमीटर के वेग, एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। इसमें वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ½ mv², ठीक है। तो गतिज ऊर्जा 120 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ½ m निकालना है हमको। भी कितना, 4 है वेग, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये 2 से 8 बार में गया, और ये 8 से ये 15 बार में गया। तो यानी क्या हो गया, m का वैल्यू कितना निकल गया, 15 kg, ठीक है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ बोल रहा है कि 7 to 9 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। देखिए 7 to 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो है 9 का आपका क्यूब होता है, ठीक है। तो 9 का क्यूब होता है, तो हम 3 का पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 3 × 3, फिर 3 × 3, फिर 3 × 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना स्क्वायर बन रहा है, 1 2 3 स्क्वायर बन रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बोल रहा है सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है। अब से 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराज की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ शुरू में दिया है कि दोनों का, सुरेश और चिराज का 5 और 4 है, यानी चिराज का क्या है, 4 है। तो जो आंसर लास्ट में पूछ रहा है कि चिराज का वर्तमान आयु क्या है, यहाँ वर्तमान आयु का ही अनुपात दिया है, ठीक है। तो यानी जो आंसर होगा 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से डिवाइड ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, और ये भी हो जा रहा है। 29 तो नहीं होगा, ये तो सीधे ख़त्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल गया कि 29 नहीं होगा। अब बच गया 28, 24 और 20, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए 3 साल बाद क्या हो रहा है कि उनका आयु का अनुपात 11:9 हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है कि चिराज जो है, चिराज का लास्ट में 9 हो जा रहा होगा, यानी कि अब 28, 24 और 20 बचा है। इसमें हम किस में 3 जोड़ देंगे जो 9 से कट जाएगा पूरा। अगर 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और आपका 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो देखिए 31 नहीं कटेगा, 23 भी नहीं कटेगा, ये 27 जो है ये कटेगा, यानी कि 24 सही आंसर होगा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें आकृति को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ आगे क्या होना चाहिए। देखिए ये पहला में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और यहाँ भी सेम है, तो यहाँ पे भी ये जो है सेम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये सही वाला कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
79। यहाँ कह रहा है कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 मैथ में और 32 ने जीव विज्ञान का चयन किया है। ठीक है, यानी कि टोटल 60 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 29 लोगों ने गणित चुना है और 32 ने जीव विज्ञान चुना है, और 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया है। यानी टोटल 60 स्टूडेंट थे। अभी 60 में से 8 लोग तो ऐसे हैं जो कुछ भी चयन ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि चुनने वाले टोटल कितने बच गए? 52 लोग ही हैं जो चयन कर रहे हैं। अब देखिए, ये है मैथ और ये है बायो। ठीक है, बायो हो गया और ये मैथ हो गया। बोलता है कि मैथ में टोटल 29 लोग हैं और बायो में टोटल 32 लोग हैं। ठीक है, लेकिन अब हम दोनों को जोड़ देते हैं जब, तो 9 और 2 11, 1 बच गया, यानी 61 आ रहा है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 61 आ रहा है, लेकिन होना चाहिए कितना? 52 ही होना चाहिए, क्योंकि 8 लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, किसी का चयन नहीं किए हैं। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 9, यानी कि ये कॉमन पार्ट जो है ये 9 है। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है? गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया है किसने? तो वही 9 हो जाएगा। दोनों का विषय जो चयन कर रहा है वो 9 लोग हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ बोल रहा है निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 27 है, 27 से आपका 29 हो गया। ठीक है, 27 से 29 हो गया, बढ़ गया कितना? 2 बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 4 बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या होगा? और वैसे देखते हैं दोनों का गैप कितना है, तो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, और उसके बाद 24। दोनों इन दोनों का गैप कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसे देख रहे हैं 2 4 6 बढ़ता और फिर 8 बढ़ता, तो 8 से 14 ही होता, लेकिन 24 डिफरेंस है। तो हम कैसे देख रहे हैं? 2 है, ये 2 का स्क्वायर बढ़ गया, ये 2 का क्यूब बढ़ रहा है। यानी कि अगर यहाँ 8 लेंगे तो 33 और 8 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, और फिर 2 का पावर 4 बढ़ेगा, यानी कि 16 बढ़ेगा, तो फिर 57 हो जाएगा। तो यानी कि सही क्या हो जाएगा? 8 बढ़ना चाहिए 33 में, तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ निम्न लिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए y है, फिर x है, फिर w है, तो इससे पहले क्या होगा? v होगा। ठीक है, तो v वाला कौन सा है? देखिए ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा डिजिट, देखते हैं इसमें m है और इसमें l है, तो दूसरा को चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे c है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? f है। ठीक है, तो c में 3 प्लस हो रहा है, d e f। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? i है। ठीक है, तो i है, तो यहाँ f के बाद i में कितना? फिर 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, f के बाद g h i। ठीक है, उसके बाद तो फिर यहाँ 3 प्लस होगा, तो i के बाद 3 और होगा, तो j के l हो जाएगा, यानी यहाँ l हो जाएगा, भी l हो गया, तो भी l कहाँ मिल रहा है? यहाँ c में मिल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ दे रहा है यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगा? तो देखिए आवेश यानी कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश यानी कि Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका? धारा गुना समय होता है। ठीक है, I, धारा को I से डिनोट करते हैं और समय को T से डिनोट करते हैं। तो धारा कितना है आपका? 6 एम्पियर है, और टाइम कितना है? 6 मिनट है। 6 मिनट कहने का मतलब इसको सेकेंड में बदल लीजिए, तो 6 × 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल फाइनल हो गया 6 × 60, 36 गुना 6, यानी 216। ये हो गया, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें बोल रहा है यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूँ तो मुझे 19% का लाभ होता है। ठीक है, यदि मैं इसे 475 में बेचूँ तो मुझे होने वाला लाभ या हानि क्या होगा कि का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 19% के लाभ में बेच रहा है, यानी एक वस्तु अगर 100 रुपये का है तो उसको 119 रुपये में बेच दे रहा है, तो 119% जो है वो 595 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1%, ये 5 गुना दिख रहा है, तो 1% बराबर 5 हो जाएगा, तो 100% 500 हो गया, यानी कॉस्ट कितना है? 500 रुपया है। अब 500 का चीज़ को हम 25% कम, 25 रुपया कम में बेच रहे हैं 475 में, यानी 25 कम है कितना पे? 500 पे। इसी का परसेंट हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा?
1/20 यानी 20%, सॉरी 5%, 5% लॉस हो रहा है हमको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है दो संख्याओं का मसा 11 और लसा 330 है, एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमको पता है कि एलसीएम इंटू HCF ये जो है आपका दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या अगर 55 है तो दूसरा संख्या मान लेते हैं x है, तो 11 से 5 बार में जाएगा और 5 से 6 और 6 यानी 66 हो जाएगा एक संख्या दूसरा जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ विषम आकृति को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी त्रिभुज है उसको एक छड़ी में पिरोया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी दोनों को एक छड़ी में पिरो दिया गया है, यहाँ भी एक छड़ी में पिरो दिया गया है और यहाँ भी एक ही छड़ी में पिरोया गया है, लेकिन यहाँ जो है वो अलग है, तो ये नहीं होगा। तो यानी ए नंबर जो है वो विषम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ दे रहा है एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील यानी कि 1.61 किलोमीटर है। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लेते हैं कोई हवाई जहाज़ है, यहाँ पे है, ये हवाई जहाज़ है। ठीक है, ये हवाई जहाज़ है, ये ज़मीन है ये। ठीक है, क्या होता है कि जब हम इस जगह पे खड़ा हैं तो यहाँ से ये 30 डिग्री बनता है, लेकिन जब थोड़ा और हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 40 डिग्री बनता है। ठीक है, 45 डिग्री यहाँ पे बनता है। तो देखिए क्या होता है ये हम यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी आए हैं 1.61 किलोमीटर आए हैं। ठीक है, तो देखिए जब ये 30 अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज में लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में, तो हमको पता है कि √30 के सामने जो वैल्यू होता है 1 होता है और 60 के सामने जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। ठीक है, ये यानी यहाँ पे 60 बन रहा होगा, ये यहाँ जब 30 बन रहा है ये, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ 60 बन रहा होगा, तो 60 के सामने का वैल्यू √3 होता है, यानी यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा √3 होगा। ठीक है, अगर हम छोटा वाला में देखते हैं, छोटा वाला त्रिभुज में जो 45 डिग्री वाला है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये जो होगा 1 होगा। तो अगर हम इस वैल्यू को अगर हम निकालना चाहें तो ये पूरा वैल्यू हो गया √3 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया 1, तो यानी ये वैल्यू क्या किसके बराबर होगा √3 - 1 के बराबर होगा ये वैल्यू, ये जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि √3 - 1 बराबर क्या है 1.61 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम √3 का वैल्यू बैठा देंगे तो 1.732 होता है, इसमें से अगर हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.732, तो 0.732 बराबर 1.61 है, तो 1 का वैल्यू हमको निकाल लेना है, यानी 1.61 डिवाइड बाई 732 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 2.2 के बराबर आएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 2.2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा है कि अनिल विनय से 2 गुना सक्षम है। ठीक है, अनिल के बारे में कह रहा है, ये अनिल है और ये क्या है आपका विजय है। ठीक है, विनय है, तो अनिल जो है 2 गुना सक्षम है, यानी कि ये ज़्यादा काम करता है। मान लीजिए अगर दो काम करता है तो ये एक ही काम करता है, इफ़िशियंसी का बात हो रहा है। अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो अनिल क्या करता है 2 यूनिट काम करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको कम समय लगेगा, यानी एक दिन अगर मैं ये काम ख़त्म कर देगा तो इसको 2 दिन लगेगा काम ख़त्म करने में, ये दिन का अनुपात हो गया। तो अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 20 दिन पहले, तो यानी 1 बराबर 20 है, तो यानी ये जो अनिल है ये 20 दिन में काम ख़त्म करता है और ये विजय जो है ये 40 दिन में काम ख़त्म करता होगा। तो अब दोनों मिल के जब काम करेंगे तो 20 गुना 40 और दोनों को जोड़ देंगे तो 60, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी 40/3 यानी 13.33 दिनों में करेंगे दोनों मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इसमें बोल रहा है कि P4 1
6। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो यहाँ p का जगह पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो हमको पता है कि अल्टरनेट को जोड़ने में बराबर आना चाहिए। जैसे कि ये है 6 4 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो उसी तरह ये एक और p को जोड़ने पे भी 10 आना चाहिए। तो यहाँ एक तो है तो कितना जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा यानी p का जगह पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और फिर आप लोग जाइएगा और टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट दे के देखिए, अपना रैंक पता कीजिए। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि सबका धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो लाइक आए कीजिए और जितने लोगों को शेयर कर